Okay, so in the last class, we were discussing about the introductory part of optical fiber. ये ऑप्टिकल फाइबर एक cylindrical वायर होता है बहुत ही माइन्यूट थिकनेस का, जिससे होकर के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू लाइट पास होता है। हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फंडामेंटल थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे थे। इसमें हमारे पास एक मीडियम, दो मीडियम था, एक रेयर मीडियम और दूसरा डेंसर मीडियम। ये ऋषभ तिवारी हमेशा लेट क्यों आता है? पिछले कुछ दिनों से ये ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकंड मीडियम। तो if refractive index is mu2, refractive index is mu1, and if this mu2 is greater than mu1, then second medium जो है वो denser है, first medium rare। एक यहाँ पर ड्रा किया गया, लाइट अगर यहाँ से पास होता है विथ एन एंगल थीटा आई, अगर थीटा आई एंगल से लाइट इसमें इंसिडेंट होता है तो फर्स्ट कंडीशन ये होता है कि लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से, द कंडीशन फॉर फर्स्ट, लाइट ट्रेवल्स from denser medium to rare medium, denser medium to rare medium means a medium of higher refractive index to the medium of lower refractive index। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन, ये जो थीटा आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, that must be equal to or greater than theta c। अगर ये theta c के या especially for total internal reflection we should say this theta I it is greater than angle critical angle, then light will come back to the same medium। light जो है वो इसी मीडियम पे वापस आ जाएगा and this is known as total internal reflection। so this is total internal reflection। so second condition this theta I angle of incidence must be greater than theta c। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तो लाइट सेम मीडियम पे आ जाता है, इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो उसमें से ट्रेवल होता है। अब हमें स्टेप बाय स्टेप इस सारे कंडीशन को फुलफिल करते हुए उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, उसको किस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि लाइट को उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। सो सिंपली द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, so the structure of optical fiber, there are three parts in this in the structure of this optical fiber। first one, that is the center part, is known as core। center part जो रहता है उसको core कहा जाता है। second part, that is known as cladding। सेकंड पार्ट को कहा जाता है क्लेडिंग, जो कि उसको कवर करके रखता है कोर को। सेंटर पार्ट इज कोर एंड द सेकंड कवर ऑफ दैट कोर, दैट इज क्लेडिंग। एंड थर्ड पार्ट, दिस इज अ प्रोटेक्टर व्हिच इज एक्चुअली नोन एज शीथ, SHEATH, शीथ। ये तीन पार्ट होते हैं अगर स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाए। सो द सेंटर, ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल पार्ट मैंने कहा है, सो वी हैव टू मेक अ सिलेंडर। सो दिस इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, दिस एक्सिस, दिस पार्ट इज कोर, सेंटर पार्ट इज कोर। एंड एज फार एज द डायमेंशन इज कंसर्न, दिस इज अबाउट 75 माइक्रोमीटर। ये 75 माइक्रोमीटर maximum dimension of core, this is 75 micrometer। so the center part, this is a cylindrical part, and this is known as core, and the maximum dimension of this core is 75 micrometer। it is covered by cladding, so this is second concentric cylinder। so this is the second part। The second part, this is now known as cladding। इस part को cladding कहा जाता है। And now the diameter becomes, total dimension जो हो गया, that is about 125
So 125 micrometer. So the total thickness becomes now 125 micrometer. So शीथ जो है कोसेंट्रिक सिलेंडर होता है जो कि कोर के चारों तरफ होता है. तो फर्स्ट पार्ट इज कोर, सेकंड पार्ट इज क्लैडिंग एंड द थर्ड वन इज द शीथ. दिस इज द प्रोटेक्टर. जैसे वायर में, कॉपर वायर में जैसे ऊपर में प्लास्टिक का कवर लगा होता है, उसी प्रकार से इसमें भी एक कवर होता है इसका प्रोटेक्शन के लिए. दैट इज नोन एज शीथ. So the third part, this is sheath. The third part is known as sheath, and the final thickness of this optical fiber, this is maximum is 150 micrometer. Maximum thickness of that optical fiber in ideal case, this is 150 micrometer. This is up to the thickness of your hair. So हमारे जो हेयर का जो थिकनेस होता है एवरेज, that is about 150 micrometer. So the thickness of simple hair, that is about 150 micrometer. So आइडियल कंडीशन में ऑप्टिकल फाइबर का जो थिकनेस होता है दैट इज 150 माइक्रोमीटर. दिस मैक्सिमम वन. एंड ये तीन पार्ट में होगा. सेंटर इज कोर, सेकंड पार्ट इज क्लैडिंग, थर्ड वन इज द शीथ. अगर इसका टॉप व्यू अगर कोई बनाया जाए, the top view, this is the central part. And it is covered by, center part is core. It is covered by cladding. This is cladding, and it is protected by this is sheath. Thickness is, this is 75 micrometer. Cladding is now 125 micrometer, and the total sheath, so the total thickness of this optical fiber, this is 150 micrometer. So this is the top view, the cross section view of that optical fiber. And as far as the material is concerned, core and cladding. As far as the material is concerned, core and cladding दोनों जो है वो प्लास्टिक का हो सकता है, दोनों ग्लास का हो सकता है. पहले ग्लास लिख ले, दोनों ग्लास का हो सकता है. दूसरा, कोर जो है वो ग्लास का हो सकता है, दोनों प्लास्टिक का हो सकता है. दोनों प्लास्टिक का हो सकता है. तो कोर और क्लैडिंग में दो मटेरियल है, एक तो प्रोटेक्टर है. तो कोर और क्लैडिंग दोनों ग्लास हो सकते हैं, दोनों प्लास्टिक हो सकते हैं. और थर्ड जो है उसमें कोर जो है वो ग्लास का हो सकता है और क्लैडिंग प्लास्टिक का हो सकता है. ये तीन टाइप से मटेरियल, ग्रुप ऑफ मटेरियल्स इसमें यूज किया जाता है. दोनों ग्लास हो सकता है, दोनों प्लास्टिक हो सकता है, कोर ग्लास हो सकता है, क्लैडिंग प्लास्टिक का हो सकता है. मेन डिफरेंस जो दोनों ग्लास का है, तो मेन डिफरेंस जो होगा दैट विल बी द डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस इज mu1, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 के बराबर है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम mu2 ले रहे हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस सेंटर दैट कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा, क्योंकि कोर के थ्रू लाइट को ट्रेवल करना है. तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा.
सो स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्लियर है। ये 3 कोसेंट्रिक सिलेंडर्स है। सेंटर वन उस डायमीटर इज अबाउट 75 माइक्रोमीटर। ये जो है वो कोर है सेंटर, जो कि ग्लास प्लास्टिक का बन सकता है। उसके ऊपर फिर एक और कोसेंट्रिक सिलेंडर है जिसको हम लोग क्लैडिंग कहते हैं। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम होगा और ऊपर में एक प्रोटेक्टर लगा होता है जैसे प्लास्टिक कवर जैसे हो टाइप से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको सील कहा जाता है। तो ये 3 पार्ट इसमें होते हैं। सिंपल जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो मैकेनिज्म होना है वो इसी के अंतर्गत होना है। अब हमें ये पता करनी है, ये देखनी है कि इसमें से कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से लाइट ट्रेवल होता है। मैं सिर्फ ये कोर और क्लैडिंग वाले पार्ट को डिजाइन कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यहां पे कर सकूं। तो let us see the mechanism of propagation of light through this. Generally plastic cover. Protector है जैसा plastic cover. So this is the core one. This is core. It is covered by, surrounded by second part, that is cladding. This is cladding. Refractive index of this core, this is mu1. The refractive index of cladding, this is mu2, and we have taken this mu1 is greater than mu2. core का refractive index cladding से ज्यादा होता है, ये हम लोगों ने देखा। इस एंड को कहा जाता है लंचिंग एंड, जिसमें से लाइट इसमें से पास होकर लाइट इसमें से टकराएगा। सो हियर लाइट बीम इसमें इंसिडेंट हो रहा है। This angle is theta I, angle of incidence. This angle is theta I. So theta एंगल से लाइट इसमें इंसिडेंट हो रहा है इस लॉन्चिंग एंड पे। अब ध्यान में ये रखना है, हमें थोड़ा सा मीडियम को ध्यान में रखना है। ये एयर है, इन जनरल ये एयर है, हवा में है ना। तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेते हैं लाइट म्यू नॉट। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन होगा। और ये जो है ये नॉर्मल इसमें ड्रॉप किया गया है, बीचों बीच एक नॉर्मल ड्रॉप किया है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगा तो वो नॉर्मल की तरफ बेंट होगा। सो द पाथ ऑफ लाइट विल बी बेंट टुवर्ड दिस। तो यहां पर दिस एंगल इज थीटा आर। सो द फर्स्ट केस में थीटा आई की जो वैल्यू होगा वो थीटा आर से ज्यादा होगा, क्योंकि लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे ट्रेवल कर रहा है। ओके अब इस एंड पे ये बाउंड्री पे लाइट पहुंची हुई है, ये कोर है, ये क्लैडिंग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है। अब यहां पर जो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या दूसरे मीडियम पे लाइट ट्रेवल होना है वो यहां इस एंगल पे डिपेंड करेगा। तो लेट अस मेक दिस वन हियर, दिस एंगल, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो फॉर दिस these are two mediums, core और cladding। अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ या क्रिटिकल एंगल के बराबर हुआ तो लाइट जो है, अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर हुआ तो लाइट ऐसे ट्रेवल कर लेगी। अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से अगर कोई ज्यादा हुआ तो लाइट जो है इसमें वापस आ जाएगी। तो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हुए पहला कंडीशन तो ये हो रहा है, इस मीडियम को भूल जाओ, वी हैव वन मीडियम दिस इज द सेकंड मीडियम। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है और mu1 को हमने रखा हुआ है mu2 से बढ़ा रखा हुआ है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन है कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे पास होनी चाहिए। तो ये पहला कंडीशन तो फुलफिल कर लिया कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास हो रहा है। सेकंड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये जो एंगल है, ये मैंने नॉर्मल ड्रा किया, ये जो एंगल है ये एंगल
क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तब भी कोर से होके जा सकता है, या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ये कोर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रखते हुए जा सकता है। हमें लाइट को इस कोर के थ्रू पास करना है, तो एक कंडीशन तो ये हो सकता है कि क्रिटिकल एंगल के बराबर होती है, इसके पैरेलल से निकल ये लाइट, लेकिन अगर बहुत फार डिस्टेंस तक जाना है कि ये एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट जो है पास होगा। चलिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स करें बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। कुछ टर्म्स हमारे पास हो सकते हैं। So this angle, this is, let's say this is theta I, this is theta R, and this angle can be written as equal to R greater than theta C. So here from Snell's law, sin theta I by sin theta R is equal to, this is mu1, this is mu naught, so this is mu1 by mu naught. Okay, so the first diffraction, this is the first diffraction. For the first diffraction, this is one relation. Okay, here we can take that minimum angle that is equal to theta C, for which the angle of refraction is 90 degree. So in the second boundary, second is sin theta C. This is sin theta C upon this angle is taken as sin 90. It is equal to, this medium is mu2 by this is mu1. This is equation number 2. ये क्रिटिकल एंगल के डेफिनेशन में तुम लोगों ने किया होगा इस चीजें। तो अगर हम चाहते हैं, so in order to travel light in कोर में, अगर हम ये चाहते हैं कि लाइट जो है वो कोर में ट्रेवल करे, तो यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, मिनिमम sin थीटा c by sin 90 that is equal to mu2 by mu1। हमेशा ध्यान रखना स्नेल्स लॉ में हम एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ये ध्यान में रखना, कौन सा mu1 है mu2 है, इसमें कंफ्यूज मत होना। सेकंड मीडियम, इस केस में सेकंड मीडियम क्या हो रहा है, इस केस में सेकंड मीडियम हो रहा है ये फर्स्ट मीडियम है, ये जहां से लाइट ट्रेवल करता है उसको फर्स्ट मीडियम माना जाता है। तो लाइट यहां से स्टार्ट हो रहा है, सो दिस इज द फर्स्ट मीडियम, दिस इज द सेकंड मीडियम, सो हियर आई एम यूजिंग sin थीटा by sin थीटा is equal to mu1 by mu2। सेकंड केस में हमारे पास ये बाउंड्री क्या आ रहा है, अब यहां पर ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये सेकंड मीडियम हो गया, सो हियर sin थीटा c by sin 90 is equal to mu2 by mu1। तो सेकंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम, सो mu2, so sin थीटा c, so sin थीटा c is equal to mu2 by mu1। this is equation number 2। अब मुझे इन दोनों को कोरिलेट करनी है, I will have to use some more mathematics, इन दोनों को कोरिलेट करनी है। तो इसके लिए let us have, this is O, this point is A, this point is B। I have one triangle OAB जिसमें थीटा C, थीटा R और B के बीच में, इसके बीच में कुछ रिलेशन हो सकता है। So from triangle OAB, चलिए कोरिलेट करिए इसको, थीटा R थीटा C, इसको कोरिलेट करिए आपस में इस ट्रायंगल से, कितना आएगा, जल्दी बताओ। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, थीटा R और थीटा C को कोरिलेट करना है। छठी क्लास के मैथमेटिक्स है यार, इतना टाइम मत लगाओ। खुशी सिंह, यस सर। हो गई थी क्या? थीटा R थीटा C इसको कोरिलेट करो जल्दी। क्या रिलेशन होगा थीटा और थीटा C में? 180 minus mu1 plus v2। 180 minus mu1 plus mu2 mu c। no, theta r is equals to 90 minus theta c। theta R is equal to 90 minus theta C।
यस, तीनों ट्रायंगल ये तीनों का सम जो होता है 180 के बराबर होता है। ये 90 है, 90 में ट्रायंगल है तो 90 माइनस कर दो तो थीटा r प्लस थीटा c इक्वल टू 90। So that Yes. theta r Yes, is sir. equal That to was a mistake. Only. theta r is equal to so this theta c theta r that is equal to theta c sorry pi by 2 minus theta c। एक रिलेशन है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूंगा तो थोड़ा सा कुछ मैथमेटिक्स मेरे काम के लायक हो जाएगा। So remember this theta c, value of theta c, we have to use this further. So here now sin theta I is equal to mu1 by mu naught sin theta r, and this is equation 3. From equation 3 theta r can be replaced by this, so this is mu1 by mu naught sin pi by 2 minus theta c, और sin pi by 2 minus theta c क्या होता है? Give the trigonometric value sin theta c and pi by 2 minus theta c क्या होता है? cos theta c। क्यों विपुल? बोलो बेटा जल्दी, बी एक्टिव, ऐसा नहीं मतलब जरा से बताना चाहिए। अच्छा sin pi by 2 minus theta c sin theta c होगा। अरियंत यस सर। क्या होगा? cos theta c होगा। cos theta c होगा। Cos होगा sir. cos होगा कंफर्म? अभिलाषा, अभिलाषा दुबे यस सर। क्या होगा? sin theta c sin pi by 2 minus theta c सर cos थीटा सी होगा। कंफर्म? यस सर cos थीटा सी होगा। चलिए, सो दिस इज इक्वल टू mu1 by mu naught cos theta c। ये हो गया एक और स्टेप। लेकिन मेरे पास जो नीचे जो वैल्यू आया है इक्वेशन नंबर 2 में, वो तो साइन के टर्म में है। तो ये जो साइन के टर्म में है उसको मैं यहाँ पे cos के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ? तो इसके लिए कुछ रिप्लेसमेंट बताओ, इसको कैसे रिप्लेस किया जा सकता है cos थीटा c को? cos थीटा c और sin थीटा c में क्या रिलेशन होगा? निशांत गुप्ता Sin theta plus cos theta is equal to 1 to 1 minus cos theta. यस सर। हाँ तो बताओ जल्दी, निशांत जल्दी बताओ, कैलकुलेट करो। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos थीटा c को अपन sin के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो दिस इज इक्वल टू mu1 by mu naught। आगे बताओ सर जल्दी। अंडर रूट में लिखेंगे, अंडर रूट हाँ, 1 under root माइनस में साइन स्क्वायर बस 1 minus sin साइन square स्क्वायर थीटा c। यस Okay, and we have this the value of this sin is sin theta c from equation number 2. Okay, from equation 2 what we have sin Mu2 theta by c is mu1। equal to yes mu2 by mu1। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो और कैलकुलेट करो, रिजल्ट क्या आता है बताओ मुझे। Put this value here and calculate it and give the value of give the final value sin theta I। मानव त्रिपाठी जल्दी हो गया बताना, तुमको बताना है पहले से। यस सर। तुमको बताना है रिजल्ट, जल्दी बताओ, जल्दी कैलकुलेट करो। यस सर। सिद्धांत प्रसाद तुम्हारा हो गया क्या? जिसका होते जा रहा है जल्दी बताओ, डोंट वेस्ट टाइम।
सर अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर अपॉन mu1 बाहर आ जाएगा। अपॉन म्यू नॉट। और कोई? सेम है सर, हम लोग का मेरा क्या रहा? सिद्धांत प्रसाद गायब है क्या है? सिद्धांत गायब है, गुड। सर mu1 स्क्वायर माइनस mu2 स्क्वायर अपॉन mu1 स्क्वायर। So this is root of mu1 square minus mu2 square by mu naught. सर म्यू नॉट को अगर बाहर निकाल लेंगे तो सर और mu naught मैंने बाहर निकाला हुआ है, ठीक है, चेक इट। यस सर ठीक है। सभी से ऐसे आ रहा है? यस सर। Yes, sir. तो इज करेक्ट, ठीक है ना? आगे बढ़े। तो दिस sin theta I is equal to root of mu1 square minus mu2 square by mu naught, and so this theta I, it is equal to sin inverse root of mu1 square minus mu2 square by mu naught, and this theta I, it is known as this angle is known as angle of acceptance. This is known as angle of acceptance. इसको एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कहते हैं। मींस ये वो मैक्सिमम एंगल है जहां तक लाइट को अगर इंसिडेंस कराया जाए तो ये इस ऑप्टिकल फाइबर के कोर के थ्रू प्रोपेगेट हो सकता है। अगर इसके बियॉन्ड अगर कोई गया तो फिर इक्लिप्स पे चला जाएगा लाइट। ये मैक्सिमम एंगल है जहां तक अगर कोई लाइट को अगर इसमें लॉन्च किया जाए लॉन्चिंग एंड पे तो दैट कैन प्रोपेगेट थ्रू कोर। सो दिस इज the maximum angle of acceptance, incidence, angle of incidence up to light is accepted by fiber to propagate through core. ओके, सो इस एंगल से हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन में क्या किया, इस एंगल से अगर कोई लाइट अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है तो ये इस कम से कम इस कोर से होकर के जा सकता है। अगर इस एंगल से अगर कोई कम करते जाए, इसको अगर थोड़ा सीधा करें तो इसकी वैल्यू जो है और थोड़ा सा वैल्यू होगा, थोड़ा सा और कम होगा, इसकी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होगी। मतलब यहाँ पर फिर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये मैक्सिमम एंगल है जहां तक लाइट जो है इस कोर के पैरेलल जा रहा है। इससे अगर कोई और थोड़ा सा अगर एंगल को हम कम करते चले जाएं तो लाइट जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है इसमें से पास होगा। और अगर इससे बियॉन्ड अगर चले जाते हैं, इससे अगर इस साइड चले जाते हैं तो लाइट जो है वो नेक्स्ट मीडियम पे क्लीडिंग पे चला जाएगा एंड इट विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय द मीडियम मटेरियल ऑप्टिकल फाइबर। ओके, सो दिस इज व्हाई दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। इसको एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कहते हैं। और ये एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किसी इधर 3 डायमेंशनल हो सकता है, तो कंप्लीटली एक कोण बनाता है। जैसे ये इधर भी हो सकता है, सेम एंगल इधर भी हो सकता है, इस डायरेक्शन भी हो सकता है, मॉड भी हो सकता है, तो एक 3 डायमेंशनल कोण बनाता है जस्ट लाइक दिस। इधर भी हो सकता है एंड दिस इज नोन एज एक्सेप्टेंस कोण। इसको एक्सेप्टेंस कोण कहते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस कोण वो कोणिक सेक्शन है जिस कोणिक सेक्शन से लाइट जो है वो इस लॉन्चिंग यूनिट पे अगर इंसिडेंट कराया जाए तो ये दिस कैन पास थ्रू दिस ऑप्टिकल फाइबर। ओके, चलिए जल्दी से एक छोटा सा मैं डाटा दे रहा हूं, बहुत फास्ट इसको कैलकुलेट करके मुझे रिजल्ट देना। तो अपना कैलकुलेटर रेडी रखो। सो लेट अस हैव लेट mu1 कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मैं ले लिया, दैट इज 1.55
कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं 1.51, दोनों ग्लास का बना हुआ है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है और दूसरे का 1.51 है। So mu naught for air it is equal to 1, and for water it is equal to 1.33। मैं दो मीडियम ले रहा हूँ, वाटर के लिए ले रहा हूँ और एयर के लिए ले रहा हूँ। तो जनरली एयर के लिए उसके वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो बहुत सारे फार्मूला में म्यू नॉट की जगह पे अगर 1 रख दोगे वैक्यूम या एयर के लिए, तो दैट फार्मूला विल बी थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स रूट ऑफ mu1 स्क्वायर माइनस mu2 स्क्वायर। You have to calculate first critical angle and second angle of acceptance in air and water both। तो दोनों के लिए क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है, दोनों मीडियम के लिए, और दोनों के लिए एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कैलकुलेट करनी है जल्दी से जल्दी। और जल्दी अपना अटेंडेंस भी दे डालो 2 मिनट में, विद इन 2 मिनट्स गिव योर अटेंडेंस। जिसका इसका वैल्यू आते जाएगा बताते जाना। पहला क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बताओ दोनों मीडियम में। वैल्यू बताओ, यूज कैलकुलेटर, गिव द वैल्यू। So critical angle will be independent of external medium, so that theta c sin theta c is equal to mu2 by mu1। इसमें ये mu नॉट का कोई रोल है ही नहीं, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा दोनों के लिए। You have to give the value of theta c, and second theta I is equal to sin inverse mu1 square minus mu2 square by mu naught। This is the second formula, इसमें mu naught का रोल है। So theta I for air and second theta I in water। ये वैल्यू मुझे 3 आंसर चाहिए।